बिना गुणा किए अगर हम किसी संख्या का हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करें। एक पाइथागोरस त्रिक में मैंने आपको बता दिया 3 संख्या होती है, तभी तो इसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा 5वां अध्याय है, कौन सा, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बारे में ये क्या होने वाली है, इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। उसके बारे में ये परिचय वीडियो होने वाली है। मतलब कि इस अध्याय में हमारे पास जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी की डिस्कस हम इसी एक वीडियो में करने वाले हैं। उससे ये होगा कि आप जब भी आप प्रश्नावली करने बैठेंगे, आप जब भी उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल इस पाठ का जो सार है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो आगे भी लाते रहते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है सॉल्यूशन वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है, जितने भी हमारे क्वेश्चन है, उन सभी के सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अध्याय 5वां है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास वर्ग संख्याएं क्या होती है। वर्ग संख्या यानी हम उसे कह सकते हैं क्या, स्क्वायर नंबर्स। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई संख्या है, उसी संख्या को हमने 2 बार गुणा कर दिया, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमारे पास संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब क्या हो गया कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 4। जैसे कि हमने क्या कर दिया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 2 की स्क्वायर कितनी आ गई, 4 आ गई। वैसे ही हमारे पास अगर हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3 की स्क्वायर कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। मतलब कि ये क्या है, आगे हमारे पास जो संख्या आ रही है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, ये क्या कहलाती हैं, ये हमारे पास कहलाती है वर्ग संख्याएं। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वर्ग संख्याएं होती है। एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वे क्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी कहते हैं। मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्याएं भी इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या दीजिए, या आप कह दीजिए वर्ग संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, एक ही बात होती है। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वर्ग संख्याएं भी कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है, ये हमारे पास होगी वर्ग संख्याएं। अब आप जैसे कि हमारे पास क्या है, 5 × 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, वो हो जाता है 25। ठीक है, आपको 1 से 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। जैसे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 36। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, वो होता है 49। और 8 का स्क्वायर 64। 9 का 81। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखने लेनी है कि अगर हमारे पास इनका एक गुणधर्म भी होता है, वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या है, जैसे कि मैं 1 का वर्ग और लिख देता हूँ, 1 की स्क्वायर भी कितनी होती है, 1 होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जितनी भी वर्ग संख्या हैं, ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है। आप देख पा रहे होंगे कि इनमें इकाई अंक क्या नहीं है, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। ठीक है, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका इकाई अंक 1 है, 4 है, 9 है, यहाँ पे इसका 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, 1, 4, 9। कहीं भी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हमें नहीं देखने को मिलता। मतलब कि वर्ग संख्याओं का ये गुणधर्म होता है कि उनमें इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। और एक बात आपको यहाँ से एक और पता चल रही है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर उसका इकाई अंक 1 है, जैसे कि यहाँ पे हमारी वर्ग संख्या इकाई अंक जैसे कि इसमें 1 है, वैसे ही यहाँ पे हमारी इकाई अंक 1 है, तो जिस संख्या का वर्ग होगी उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या है, उसका इकाई अंक यदि 1 है तो वो जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 1 है या फिर 9 है। जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक तो ये वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है। मतलब कि जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक क्या है, या तो 1 है या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वर्ग संख्या क्या है, 81 है, इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। मतलब कि जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक भी क्या है, 9 है, या तो 1 होगा या 9 होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है। अगर हमारे पास कोई वर्ग संख्या है, ठीक है, उसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो वो जिस संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या इकाई अंक क्या है, 5 है, तो जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक भी क्या है, 5 है। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हमारे पास कोई वर्ग संख्या है, ठीक है, उसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो जिस संख्या का वर्ग होगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 या होगा या फिर 6 होगा।
जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास 16 क्या है, एक वर्ग संख्या है, तो ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, या तो 4 है या आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास वर्ग संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा, 6 होगा, या फिर क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार से आपको ये इनके जो गुणधर्म होते हैं वो आपको थोड़ा सा माइंड में रख लेनी है ताकि आपको वर्ग संख्याओं को पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके कुछ प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से एंड तक जरूर से देखिए। तो अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्या है, और एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास क्या लेते हैं, 10 का वर्ग लेते हैं। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, वो होता है 100। अब हम लेंगे जैसे कि 100 का वर्ग, तो वो कितना होगा, तो होगा हमारे पास इस प्रकार से 10,000। 100 का वर्ग हमारे पास क्या होगा, 10,000 हो गया। मतलब ये क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर वर्ग संख्या है और उसमें हमारे पास इकाई स्थान से क्या है, 0 है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 0 है, यहाँ पे क्या 4 0 है, तो उसमें वो 0 क्या होंगे, सम संख्या में होंगे। जैसे कि कोई भी हमारे पास वर्ग संख्या है उसके इकाई स्थान से 0, मतलब कि उसके लास्ट में 0 क्या होने चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है, रूल होता है। अगर उस संख्या में 0 सम संख्या में नहीं है तो वो संख्या हमारी वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास क्या है, संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, इसमें 0 क्या है, 1 है, मतलब कि एक 0 क्या है, विषम संख्या में है। एक क्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब कि ये हमारी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब जैसे कि हमारे पास संख्या ले लेते हैं हम 1000। ठीक है, मतलब कि ये हमारी क्या नहीं हो सकती, ये हमारी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 क्या है, विषम संख्या में है। 0 कितने, इसमें 1 है, 2 3, मतलब कि 3 क्या होती है, विषम संख्या होती है, मतलब कि इसमें 3 0 है जो कि क्या है, विषम संख्या में है, मतलब कि यह संख्या हमारी क्या नहीं हो सकती, वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर हमारे पास 4 0 हैं तो वो वर्ग संख्या हो सकती है, अगर हमारे पास 2 0 हैं तो वो वर्ग संख्या हो सकती है, अगर हमारे पास 6 0 हैं तो वो वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है वर्ग संख्या को पहचानने का। तो ये तो हमारे पास हो गए वर्ग संख्याओं के कुछ गुणधर्म। अब हमारे पास क्या होते हैं, वर्ग संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ इनके इंटरेस्टिंग उनके पैटर्न भी होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रख लेने होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे आपको संख्याओं का वर्ग करने में आसानी होगी, आपको वर्ग संख्याओं के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी। तो अब हम करने वाले हैं वर्ग संख्याओं के रोचक प्रतिरूप। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं बारी बारी से कि वर्ग संख्याओं के क्या क्या रोचक प्रतिरूप होते हैं। तो पहला प्रतिरूप हमारा कौन सा होगा, तो हम अब करने वाले हैं वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप। ठीक है, वर्ग संख्याओं के रोचक प्रतिरूप, वर्ग संख्याओं के रोचक प्रतिरूप। तो पहला प्रतिरूप हमारा क्या है, त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ग संख्याओं का पहला रोचक प्रतिरूप, त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। त्रिकोणीय संख्याएं आपको पता ही होगी, त्रिकोणीय संख्याओं का जोड़। त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनसे हम क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज हम जिस प्रकार से बना सकते हैं वे क्या कहलाती हैं, त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए, जैसे कि हमारे पास एक संख्या होती है, वो भी एक त्रिकोणीय संख्या होती है। 3 हमारे पास जो संख्या होती है वो भी एक त्रिकोणीय संख्या होती है। क्यों होती है, जैसे कि हम इससे एक त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक भी एक संख्या होती है, इसे भी हम इसी प्रकार से त्रिभुज बना सकते हैं। 1 3 और इसके बाद में 6 भी हमारी एक त्रिकोणीय संख्या होती है। ठीक है, इससे भी हम त्रिभुज बना सकते हैं। 1 3 6 10 और 15, ये सभी क्या होती है, हमारे पास त्रिकोणीय संख्याएं होती है, क्योंकि इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे कि इससे हम कैसे बनाएंगे, तो 1 2 3, ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार से हम 10 संख्याओं से 1 2 3, जैसे कि एक हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। उसी प्रकार से हम 15 से भी त्रिभुज बना सकते हैं, 1 2। तो ये हमारे पास क्या होती है, त्रिभुजीय संख्याएं होती है, क्योंकि इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि हम क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं का अगर जोड़ करते हैं, जैसे कि हमने क्या कर लिया, जैसे कि 1 हमारी त्रिभुजीय संख्या है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 3 भी त्रिभुजीय संख्या है, इनका जोड़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि क्या है, 2 की स्क्वायर है। इस प्रकार से अब हम आगे वाली 2 क्रमागत हमारी जो त्रिभुजीय संख्या है उनका जोड़ करते हैं। इसके अब हमने क्या किया, 3 का जोड़ किया है, 3 का हमने यहाँ पे जोड़ किया है और एक हमने प्लस में किया 6। ठीक है, तो ये इनका योग कितना हो गया, इनका योग हमारे पास हो गया 6 और 3 9, जो कि क्या है, 3 की स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम आगे वाली संख्याओं का जोड़ करते हैं, जैसे कि अब हम करते हैं 6 और 10 का, 6 + 10 हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, हमारे 16 प्राप्त हो गया, जो कि क्या है, 4 की स्क्वायर है। उसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, 10 और 15 का जोड़ करते हैं, 10 + 15 करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, 25, जो कि क्या 5 की स्क्वायर है।
इस प्रकार से ये पैटर्न हमारा आगे से आगे क्या होता है, चला जाता है, ठीक, चलता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, वर्ग संख्याओं का रोचक प्रतिरूप हो गया कि हम त्रिभुजीय संख्याओं के क्रमागत योग से वर्ग संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे से आगे चलता जाता है। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे क्या, पहला रोचक प्रतिरूप। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा रोचक प्रतिरूप है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, वर्ग संख्याओं का दूसरा प्रतिरूप क्या है कि वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, तो उनके वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं उसका हमारे पास ये क्या होता है, रोचक प्रतिरूप होता है, ठीक है। उसका हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता है, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई दो प्राकृत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है, जैसे कि एक तो हमने यहाँ पे ले लिया 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। वैसे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, क्या लेना है हमें, क्रमागत प्राकृत संख्या लेनी है, जैसे कि 2 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 4, इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे 2 क्रमागत प्राकृत संख्या मैंने ले ली, इनका वर्ग कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो इनके बीच में हमारे पास 1 तो आ रहा है, इनके बीच में 5 आ रहा है, ठीक है, 4 के बाद में 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार से हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में, दोनों के स्क्वायर के बीच में 4 संख्याएं हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, अगर हमारे पास कोई संख्या जैसे कि 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इनके बीच में हम कैसे संख्याओं को निकाल लेंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 के बाद में हमारे पास 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21, ये सारी संख्याएं क्या इन दोनों वर्गों के बीच में है। जैसे कि 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 16 और 25 में कितनी संख्या है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 23, 24, ये सारी संख्या कितनी है, ये सारी संख्या 8 होनी चाहिए, 3, 3, 6, 7, 8, मतलब कि इनके बीच में क्या 8 संख्या है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो आप देख लीजिए। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, जिसकी हमारे पास कोई संख्या है n, ठीक है, जिसकी हमारे पास कोई संख्या है n स्क्वायर और एक हमारे पास संख्या है n+1 की स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं होती हैं, के बीच में हमारे पास 2n संख्याएं होती हैं, 2n संख्याएं होती है, ठीक है। वो कैसे, जैसे कि अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या ले ली, हमने 2 ले ली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में हमने 1 जोड़ा तभी तो हमें 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इनका स्क्वायर किया, ठीक है, n की स्क्वायर और n+1 की स्क्वायर, इनका स्क्वायर किया, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, इनके बीच में 4 संख्याएं आ रही है। अब हम फॉर्मूले से देखते हैं कि इनके बीच में 4 संख्याएं आती है कि नहीं आती। तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है कि 2n, तो यहाँ पे 2 हमारा यहाँ पे आ गया, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 2, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब कि इनके बीच में कितनी संख्या है, 4 संख्या है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं n, तो ये क्या हो जाएगा n+1, इनके बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में है 2n संख्या है, ठीक है। 2 × n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। और इनके बीच में होती भी कितनी है, 8 ही संख्याएं होती है, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, वर्ग संख्याओं का एक रोचक प्रतिरूप होता है कि उनके बीच में कोई दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 2n संख्याएं होती है, ठीक है। ये भी आप बात ध्यान में रख लीजिए। और अब हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा रोचक प्रतिरूप है उसके बारे में। फ्रेंड्स, वर्ग संख्याओं का तीसरा रोचक प्रतिरूप क्या है कि विषम संख्याओं का जोड़। जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे कि अगर हम क्रमागत विषम संख्याएं लेते हैं, ठीक है, अगर हम उनका जोड़ करते हैं तब हमारे पास क्या प्राप्त होगी, हमें क्या प्राप्त होगी, हमें वर्ग संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। कैसे, तो जैसे कि हम देखते हैं, तो क्या लेते हैं, पहली विषम संख्या लेती हैं। तो पहली विषम संख्या हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास 1, ठीक है। एक मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, पहले हमारे पास क्या आ गई, वर्ग संख्या आ गई। अब हम क्या लेते हैं, आगे वाली विषम संख्या लेते हैं, ठीक है, पहली विषम संख्या, और अब हम लेते हैं दूसरी विषम संख्या। वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास 3, क्योंकि 2 तो हमारे पास क्या होती है, सम संख्या होती है। तो हमने दूसरी विषम संख्या ले ली 3, इनका जोड़ किया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, जो कि क्या है, 2 की स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, 1 की स्क्वायर है। इसी प्रकार से हम आगे वाली और विषम संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 + 3 + 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तीसरी विषम संख्या। इनका योग किया तब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, इनका योग करने पर हमें प्राप्त हो गया 9, जो कि क्या है, 3 की स्क्वायर है। हमने एक और विषम संख्या ले ली, कौन सी, 7 ले ली, ठीक है, ये हमारे पास 5, 3 और +1, ठीक है। इनका योग किया तब हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, इनका योग करने पर हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे 16, जो कि क्या है, 4 की स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इनका एक पैटर्न बन गया।
कि अगर हम क्रमागत विषम संख्या लेते जाए और उनका योग करते जाए तो हमारे पास क्रमागत जो क्या है, जो हमारे पास वर्ग संख्या बनती जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक संख्या ली तो हमने एक का वर्ग, दो संख्या जोड़ी तो हमारे पास दो का वर्ग, ठीक है। तीन संख्या हमने क्रमागत विषम संख्या जोड़ी तो हमारे पास क्या बन गया, तीन का स्क्वायर बन गया। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इनका एक रोचक प्रतिरूप होता है कि पहली n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n की स्क्वायर होता है। जिसकी हम क्या लेते हैं, जैसे कि हमने क्या ले लिया, पहली विषम संख्या ले ली, इसका योग किया तो हमारे पास एक का स्क्वायर, दो विषम संख्या ली पहली तो इनका जो योग किया हमारे पास क्या हो गया, दो का स्क्वायर। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे से आगे क्या होता है, चलता जाता है। ये हमारा हो गया तीसरा, हमारा रोचक प्रतिरूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो चौथा रोचक प्रतिरूप है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, चौथा रोचक प्रतिरूप हमारे पास क्या है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई विषम संख्या है, ठीक है, उसका वर्ग करेंगे हम तो उसके वर्ग को हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास कोई विषम संख्या हमने ले ली 3, ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 9। तो हम इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई विषम संख्या है, ठीक है, उसके वर्ग को, ठीक है, उसके वर्ग को हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जिसकी इसका मतलब कि 9 को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो मैंने इसको व्यक्त कर दिया 4 + 5 के रूप में। इस प्रकार से अब हमारे पास आगे वाली विषम संख्या लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास विषम संख्या कौन सी है, 5, इसका स्क्वायर करते हैं हम, इसका स्क्वायर कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 25, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं 12 + 13 के रूप में, ठीक है, जो कि क्या है, क्रमागत धनात्मक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। क्रमागत मतलब कि 12 के बाद जस्ट बाद कौन सी संख्या, 13। इस प्रकार से हम इनके स्क्वायर को व्यक्त कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे कि संख्या क्या है, 7 की स्क्वायर क्या होती है, 49, 14 है। तो इसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो इसे हम व्यक्त कर सकते हैं 24 + 25, ठीक है। इस प्रकार से हम 49 को व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारे पास संख्याएं आई कैसे, इनका भी एक फॉर्मूला होता है। जिसके अब हमारे पास हमें क्या प्राप्त, हमें प्राप्त करना है कि 3 के स्क्वायर को, जो कि क्या है 9 है, इसे हम किस प्रकार से इसे टुकड़ों में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में हम कैसे व्यक्त करें, तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि हम जिसकी स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम स्क्वायर कर रहे हैं -1 करना है और बटे में हमें 2 लगा देना है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जिसकी एक संख्या तो हमारी यहाँ से निकल जाएगी और दूसरी संख्या हमारी मतलब कि आगे वाली संख्या हमारी कैसे प्राप्त होगी, n² + 1/2। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हम आगे वाली विषम संख्या लेते हैं, कौन सी, 9 लेते हैं, मान लीजिए हम 9 लेते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, इस प्रकार से टुकड़ों में इस प्रकार से व्यक्त करना है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में 81 को हमें व्यक्त करना है। जैसे कि मैंने इन संख्याओं को किया है, तो हम कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम करेंगे, ठीक है। तो हम किसकी स्क्वायर कर रहे हैं, 9 की स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में n की जगह हम 9 रख देंगे, तो 9 की स्क्वायर -1/2। एक संख्या तो हमारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, और एक संख्या हमारी इस फॉर्मूले से प्राप्त होगी n² + 1/2, ठीक है। तो n की स्क्वायर मतलब कि 81 -1 80 बटे हमारे पास क्या है, 2 है। तो इनका भाग करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा, ठीक है। एक संख्या तुम्हारी ये आ गई। अब इनका हल करते हैं तो 9 की स्क्वायर 81 + 1 82 बटे 2। तो इनका सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 41 प्राप्त होगा। मतलब कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 + 41 हम लिख सकते हैं। मतलब कि ये क्या हो गए, क्रमागत 2 क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। हम किसी भी हमारे पास जो विषम संख्या होती है उसके जो वर्ग होता है, ठीक है, उसका जो वर्ग होता है उससे हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चौथा हमारा जो रोचक प्रतिरूप है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो आगे का रोचक प्रतिरूप है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, 5वां रोचक प्रतिरूप क्या है कि 2 क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। हमें क्या लेनी है, हमें या तो लेनी है 2 क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है, या हमें क्या लेनी है, 2 क्रमागत विषम संख्या लेनी है और उनका हमें गुणा करना है। तो उसका रोचक प्रतिरूप क्या होगा, जैसे कि अब हमारे पास संख्या हमें ले लेते हैं। जैसे कि पहले हमने सम संख्या ले ली 2, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, इसके बाद जो सम संख्या आएगी वो हमें लेनी पड़ेगी, जो कि क्या 4 है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 - 1, ठीक है, इंटू में हम लिख सकते हैं 3 + 1, ठीक है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 और 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। तो इसके इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की स्क्वायर -1, मतलब कि 9 में से 1 है 8, जो कि इनका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। वैसे अगर बड़ी संख्याएं लें, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 11,
11 इंटू 13। अगर इनका आपको मल्टीप्लाई करना हो, हमें क्या लेनी है, क्रमागत विषम संख्या लेनी है, या फिर हमें क्या लेनी है, क्रमागत सम संख्या। जैसे कि 2 के बाद 4 हमारे पास सम संख्या होती है, वैसे हमारे पास 11 क्या है, विषम संख्या, तो उसके बाद की विषम संख्या कौन सी है, 13। तो इनका हमें मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, ठीक है। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12 माइनस 1, और इंटू में 13 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1, ठीक है। तो इनके इक्वल में हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 के स्क्वायर माइनस 1। तो 12 के स्क्वायर 144, 144 माइनस 1 मतलब कि 143, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे कि अब मैंने आपको डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है a माइनस 1 और a प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन संख्याओं को किया है, ठीक है। आपको बस ध्यान में ये रखना है कि आपको क्या लेना है, क्रमागत सम संख्या लेनी है या फिर आपको क्रमागत विषम संख्या लेनी है। उनका गुणा को आप इस तरह के फॉर्मूले में एडजस्ट करके उनका गुणा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 5वां हमारा ये क्या था, रोचक प्रतिरूप था। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। वर्गमूल की हमारी जो तीनों विधियाँ उनको बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। और अब हम बात करते हैं हमारा जो रोचक प्रतिरूप है उसके बारे में। स्टूडेंट, छठा हमारा रोचक प्रतिरूप क्या है, जैसे कि आपके सामने है। जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर कितनी आती है, वो होती है 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आगे क्या है, 11 की स्क्वायर। अगर हमें 11 की स्क्वायर करनी हो तो हम कैसे करें, तो इनमें क्या है, पहले हमें 1 लिख देना है और बाद में हमें 1 लिख देना है, ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा यहाँ पे फिक्स रहेगा। पहले और लास्ट में हमारी संख्या क्या आएगी, 1 और 1 आएगी। जिसकी इस प्रकार से आपका अगर स्क्वायर करना हो किसी संख्या का, तो पहली और लास्ट संख्या तुम्हारी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 11, तो इसमें क्या 2 डिजिट है, जैसे कि इसमें क्या है 2 1 है, ठीक है। तो हम 2 तक गिनती लिखेंगे, 1 2, और फिर इसका घटते क्रम में हम गिनती लिखेंगे, जैसे कि 2 के बाद 1। इसी प्रकार से जैसे कि अब हमारे पास तीसरे पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 बार 1 है, ठीक है। अब हमारे पास 111 का हमें स्क्वायर करना है, तो इसमें कितने 1 है, 1 2 3 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, गिनती लिख देंगे 1 2 3, और फिर घटते क्रम में 2 1, इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 बार 1 है, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम क्या लिख देंगे, 4 तक गिनती लिख देंगे, 1 2 3 4, और फिर घटते क्रम में गिनती लिखना स्टार्ट कर देंगे। हम 4 के बाद घटते क्रम में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 और 4 ही संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 तक गिनती लिखी, और फिर इनका घटते क्रम में हमने इस प्रकार से गिनती लिखना स्टार्ट कर दिया। वैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 बार 1 है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या कर लेना, 5 तक हमें गिनती लिख देनी है, 1 2 3 4 5, और फिर इसका घटते क्रम में इस प्रकार से हमें गिनती लिख देनी है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि अगर हमारे पास 6 बार 1 हो, ठीक है, अगर हमारे पास ये कितने हो गए, हमारे पास अगर 6 बार 1 हो तो इनका स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। वो आप इसमें आप बताइए, ठीक है। तो वो कितना होगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है, पैटर्न होता है किसका, संख्याओं के वर्ग करने का। आपको यहाँ पे इसका इस प्रकार के अगर आपके सामने पैटर्न आ जाए तो आपको ये आसानी से हल कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास क्या चीज़ रिपीट हो रही है। जो चीज़ रिपीट हो रही है वो आगे रिपीट होती जाती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास 6 बार 1 हो तो उनका स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, वर्ग संख्याओं के कुछ और गुणधर्म है, वो भी हम देख लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी संख्या अगर हमारे पास हो तो उसका हम स्क्वायर कैसे ज्ञात करें, बिना गुणा किए। बिना गुणा किए अगर हम किसी संख्या का हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करें, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 19, ठीक है। अगर हमें क्या करना हो, 19 का स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करें। तो इसे 19 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप वो देखिए। तो 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1। इसे 19 को ऐसे हम लिख सकते हैं 20 में से 1 जाएगा तभी तो हमारे पास 19 प्राप्त होगा, और ऊपर हमारे पास स्क्वायर है, वो किस स्क्वायर। इसे हम क्या लिख लेते हैं, 19 को हम क्या कर लेते हैं, सर्वसमीका के रूप में बदल लेते हैं। सर्वसमीका का प्रयोग करके हम इसका स्क्वायर यहाँ पे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, संख्याओं को सर्वसमीकाओं के रूप में बदल लेंगे और उनका स्क्वायर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, तुम्हारे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसे हम इस सर्वसमीका में रख देंगे, ठीक है। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर मतलब कि 20 की स्क्वायर, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, और b की स्क्वायर मतलब कि 1 की स्क्वायर, माइनस में 2, a का मान हमारे पास क्या है 20 है, b का मान हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो 20 की स्क्वायर कितनी होगी, वो होगी हमारे पास 400 प्लस 1 माइनस 20 का 2 से मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो 401 माइनस 40, ठीक है। इनका माइनस करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा,
163 मतलब कि 361 हमें प्राप्त हो गया, जो कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप 19 × 19 मतलब कि इसका गुणा करने बैठ जाएं तब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रकार से आप इन्हें सरसमीकांक के रूप में बदल लेते हैं तो आपको कम समय लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका स्क्वायर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप a - b के रूप में इन्हें बदलें, आप a + b के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या 21, इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इसे हम लिखेंगे 20 + 1 की होल स्क्वायर के रूप में। ये हमारे पास क्या रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। तो जो हमारे पास ज़्यादा आसान रहता है उसके हम सरसमीका में इसे बदल लेंगे और हमारे पास इसका स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब हमारे पास अगर कोई संख्या हो, जैसे कि अगर हमारे पास कोई संख्या हो, मान लीजिए 25, ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है 5 है, तब हम उसका स्क्वायर हम अगर ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करें। अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, अगर उसका हमें स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करें। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास इकाई का अंक क्या है 5 है, तो मतलब कि इसके स्क्वायर में 25 तो अवश्य आएगा। अब हमें क्या करना है, 2 में 1 बढ़ा के, मतलब कि हमारे जो 5 के अलावा जो संख्या बच गई वो क्या है 2 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, वही तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। 35 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करें, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है, तो उसका स्क्वायर में 25 तो अवश्य आएगा। अब क्या करना है, 3 में 1 जोड़ा 4, इनका मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, 1225 इसका स्क्वायर हो गया। 45 का स्क्वायर ज्ञात करना हो वो हम कैसे ज्ञात करें, तो इकाई का अंक हमें देखना है केवल। ठीक है, इकाई का अंक क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर में 25 तो अवश्य आएगा। अब 5 के अलावा जो संख्या बच गई उसमें 1 जोड़ना है, 4 में 1 जोड़ा 5, इनका मल्टीप्लाई किया 20, तो इसका स्क्वायर हो गया 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 25 हो गया। इस प्रकार से आपको ये जो दो ट्रिक थी वो आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, क्योंकि इनसे आपको संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये आपको दो हमारे जो ट्रिक बताई है वो आप जरूर से याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हम वर्ग कैसे ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारी कुछ ट्रिक हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक हम किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो संख्याओं की ऐसी त्रिक जिनमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो वो क्या कहलाती है, पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। कैसे कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 3, 4 और 5, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। क्यों है ये पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि इनमें कोई दो संख्याएं 3 की स्क्वायर क्योंकि इनमें कोई दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। वो कैसे होता है वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनका इक्वल में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि क्या 5 की स्क्वायर है, और जो कि क्या 5 की स्क्वायर है। ठीक है, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। तो वो क्या कहलाती है, पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। ठीक है, तो ये होती है पाइथागोरस त्रिक। एक पाइथागोरस त्रिक में मैंने आपको बता दिया 3 संख्या होती है, तभी तो इसे पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो ठीक है, तो 3 संख्याएं हमारे पास होती है, वो संख्याएं कौन कौन सी होती है, वो संख्याएं होती है हमारे पास 2m, m² - 1 और m² + 1। पाइथागोरस त्रिक में हमारे पास क्या होती है, इस प्रकार से 3 संख्याएं होती है, 2m, m² - 1 और m² + 1। अगर हमें कोई एक संख्या ज्ञात हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पाइथागोरस त्रिक में क्या होती है, 3 संख्या होती है, अगर उनमें से हमें कोई एक संख्या ज्ञात हो तो हम बाकी की 2 संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या अच्छा है, जैसे कि अब हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पाइथागोरस त्रिक में से एक संख्या क्या अच्छा है, ठीक है, अब हमें बाकी की 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करें, तो फॉर्मूले में इसका मान रखें हम m की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें बाकी की दोनों संख्याएं वो आसानी से मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, तो हमारे पास एक संख्या क्या है पाइथागोरस त्रिक में 2m है, एक है m² - 1 है और एक है m² + 1 है। तो 2m के इक्वल में अगर हम 6 को रखते हैं तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाती है, m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.2, मतलब कि 3। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब इस m की वैल्यू को बाकी की संख्याओं में रखेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू इस यहाँ पे रखेंगे तो 2m, तो 2 × 3, मतलब कि एक संख्या हमारे पास यहाँ पे क्या अच्छा है वो तो हमारी दी गई थी। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, तो m की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 की स्क्वायर 9, 9 में से गई 8, तो मतलब कि दूसरी संख्या हमारी 8 है, और तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, 3 की स्क्वायर मतलब कि 9 + 1, मतलब कि तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, 10 होगी। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। ये आपके प्रश्नावली में इस तरह के आपके प्रश्न है, आप उन्हें आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। हमने 2m के इक्वल में 6 क्यों रखा, m² - 1 के इक्वल में हमने m² - 1 के इक्वल में हमने 6 क्यों नहीं रखा। ठीक है, इसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि m² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 7 आएगी। एक उधर वाली साइड देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या नहीं आएगी,
m की वैल्यू हमारी कोई प्राकृत संख्या नहीं आएगी, या हमारी m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पॉइंटों में आ रही है। ठीक है, हमारे पास इस प्रकार से m की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ हम m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में तो 6 रख नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2m के इक्वल में 6 रख दिया, ताकि हमें क्या प्राप्त हो जाए, हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पाइथागोरस तरीका ज्ञात कर लेनी है। तो ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस तरीका। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वो हम जान लेते हैं। तो वो क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो किसी संख्या का हमने वर्ग कर दिया, जैसे कि ठीक है, तो वर्ग की क्या होती है, प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। जैसे कि 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, मतलब कि 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ठीक है, वर्गमूल को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाता है, ये चिन्ह हमारा कहलाता है करनी चिन्ह। इसे हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट साइन कह सकते हैं। ठीक है, करनी चिन्ह ये हमारा होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या किया, जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो यहाँ से हम 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस पर ये साइन आ जाएगा, मतलब कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। वैसे ही हमारे पास 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, वर्ग की प्रतिलोम क्रिया, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। मतलब कि वर्ग की अपोजिट हमारा जो मेथड हो गया वो क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम वर्गमूल ज्ञात करने की कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसकी हमारे पास 3 विधियाँ होती है। ठीक है, पहली विधि थोड़ी डिफिकल्ट है, दूसरी उससे आसान है, तीसरी सबसे ही आसान है। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। तो पहली विधि हम देख लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की पहली विधि हमारे पास क्या है, पहली विधि हमारे पास है घटाने की संक्रिया द्वारा। ठीक है, घटाने की संक्रिया द्वारा, ये आपको मैंने एक जो इसका रोचक प्रतिरूप करवाया था घटाने की संक्रिया द्वारा, ये मैंने आपको जो इसका रोचक प्रतिरूप करवाया था उसमें ये आ गया था। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि हम क्रमागत अगर विषम संख्याओं का योग करते जाते हैं तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 25 है, हमारे पास एक 25 क्या है, वर्ग संख्या है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रमागत विषम संख्याएं घटाते जाएंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो 25 में से 1 घटाया 24। ठीक है, अब 24 में से हम आगे वाली विषम संख्या को घटाएंगे, वो क्या है, 3 है, तो इसका माइनस किया 21। अब हम 21 में से आगे वाली विषम संख्या घटाएंगे, 3 के बाद 5, इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 में से आगे वाली विषम संख्या 7 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, 9 में से आगे वाली विषम संख्या घटाएंगे, जो कि 7 के बाद क्या है, 9 है, तो वो विषम संख्या घटाएंगे, तो हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। हमने कितनी विषम संख्या घटाई, तब जाके हमें आंसर प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हमने 1 2 3 4 5 विषम संख्या घटाई है, क्रमगत 5 विषम संख्याएं 25 में से घटाई है, तब जाके हमें आंसर क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारे पास संख्या है 16, इसमें से पहली विषम संख्या घटाई 15, दूसरी विषम संख्या हमने घटाई। ठीक है, तो दूसरी विषम संख्या घटाने पर हमें 12, तीसरी विषम संख्या घटाई, तीसरी विषम संख्या 5 होगी। ठीक है, इसमें से इनका माइनस किया तब हमें प्राप्त हो गया 7। अब हमने इनमें से माइनस किया 7 में से जो हमारी चौथी विषम संख्या है उसको घटाया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। हमने 16 में से कितनी विषम संख्या घटा दी, 1 2 3 4, मतलब कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 हो गया। इस विधि द्वारा आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि ज़्यादा लेंथी रहती है। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या अगर बड़ी दे दी जाए 100, तो उसका अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो इस विधि द्वारा आप छोटी संख्याओं का वर्गमूल तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने में आपको क्या होती है, परेशानी होती है। तो इस विधि को हम ज़्यादा काम में यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम आगे वाली दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि हमारे पास कौन सी है, दूसरी विधि हमारे पास है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि द्वारा भी हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि भी थोड़ी आसान रहती है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इस विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 225। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें पहले तो हम देख लेते हैं किसका, इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसमें देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 5 और 2 7, 7 और 2 9, मतलब कि इसमें 3 का भाग जाता है, पहले जाएगा 7 पर, फिर जाएगा 5 पर। ठीक है, 3 का भाग इसमें दे दिया, 75 आ गया। अब इसमें से दोबारा से 3 का भाग आता है 2, और यहाँ पे 5 25 आ जाएगा। हमारे पास जो संख्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई भी वर्ग संख्या है, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है इस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हमें उसके क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ पे उसके कर लेने हैं। ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड इसके कर लिए।
ठीक है। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, युग्मों में आ रहे हैं, पेयर्स में आ रहे हैं। जैसे कि 3 × 3, 3 का एक हमारे पास युग्म बन गया, ठीक है। 5 × 5 का हमारे पास एक युग्म बन गया। ये कैसे है, जैसे कि हमारे पास संख्या 225, ठीक है। इसके हमारे पास क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 5 × 5। प्रत्येक संख्या क्या है, युग्म है। जैसे कि 5 × 5 का एक युग्म है, 3 × 3 का एक युग्म है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर × 5 की स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 × 5 की होल स्क्वायर के रूप में। इक्वल में हमारे पास क्या 225 है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इधर वाली साइड अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा। मतलब कि √225 इक्वल है 3 × 5 के। 3 × 5 मतलब कि 15, मतलब कि 225 का वर्गमूल क्या आ गया, 225 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। इसी प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। इसका रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, युग्मों में आता है। जैसे कि 3 × 3 का एक पेयर, 5 × 5 का एक पेयर, तो उस युग्म में से आपको एक संख्या उठा लेनी है। जैसे कि 3 × 3 से हमने एक उठा लिया 3, 5 × 5 से हमने एक उठा लिया 5, इनका मल्टीप्लाई किया, कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। मतलब कि 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। वही तो हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ये इसका डिटेल से मैंने आपको बताया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपको इस प्रकार से युग्म बन रहे होंगे, उनमें से आपको एक एक संख्या यहाँ पे उठा लेनी है, और फिर आपको जो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, वो इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको संख्याओं का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेना है। जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड युग्मों में नहीं आता, पेयर्स में नहीं आता, जिसकी मान लीजिए यहाँ पे एक 7 और बच रहा होता, तब हम इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते, ठीक है। हमें इक्वल में इसके मल्टीप्लाई में 7 और करना पड़ता, तब जाके इसका वर्गमूल हम फाइंड कर पाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रख लेना है, जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, युग्मों में होता है, उनका वर्गमूल हम इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि भी काफ़ी उपयोगी रहती है, ठीक है। तो ये हमारी होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम बात करते हैं भागफल विधि से। अब हम क्या बात करते हैं, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भागफल विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है वो हम देख लेते हैं। अब हमारा जो तीसरा मेथड है वो कौन सा है, भागफल विधि द्वारा। भागफल विधि द्वारा, भागफल विधि द्वारा, इसका नाम क्या है, भागफल, मतलब कि भागफल से हमें कोई यहाँ पे रिलेट करना होगा। वो कैसे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 529, अगर मैं बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप इसी विधि का ज़्यादा उपयोग कीजिए, ठीक है। इसी विधि का आप ज़्यादा उपयोग में लीजिए। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 529, इसका हमें भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके हमारे पास 4 स्टेप यहाँ पे होंगे। उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको ये वर्गमूल आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से हमें दो संख्याओं पर बार लगा लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमारे पास यहाँ पे 4 संख्याएं होती तो उन पर हम इस प्रकार से बार लगा लेते, ठीक है। अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो पहले 2 संख्याओं पर, और बाकी जो बच गई हमारी संख्या उस पर भी हमने बार लगा ली, ठीक है। पहला स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप आपका यही है कि 2 संख्याओं पर बार लगा लेनी है, इतना आपको क्लियर है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो पहली बार वाली संख्या होती है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या 5 है, तो अब हमें क्या करना है, इस संख्या से छोटा या फिर इस संख्या के बराबर हमें स्क्वायर नंबर देखना है। इस संख्या से छोटा या फिर इस संख्या के बराबर हमें वर्ग संख्या देखनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 होती है। तो अब हमें देखना है 5 से छोटी हमें स्क्वायर नंबर देखनी है या फिर 5 के बराबर, ठीक है। तो एक तो जैसे कि यहाँ पे 9 तो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 की स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 2 की स्क्वायर हमें लेंगे तो 2 हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवीजन बन जाएगा। और 2 ही हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा, भागफल बन जाएगा, ठीक है। 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, उसका इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब आपको यह ध्यान में यहाँ पे यह रखना है कि हम 5 का 4 में से माइनस करेंगे, 529 में से 4 का माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जिस संख्या पर 12 है उसी संख्या से हम इसका माइनस करने वाले हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। इस आगे वाली 12 वाली संख्या को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला काम आपका यही है कि पहली 12 वाली संख्या से इसका आपको स्क्वायर माइनस कर देना है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमने इसका माइनस कर दिया, 5 से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। इनका 5 में से 4 को घटाया, हमारे पास बच गया 1। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि आगे वाली 12 वाली संख्या को नीचे उतार लेना है। जैसे कि हमारे पास अब संख्या कौन सी बच गई, 29 बच गई। अब इस पूरे 29 को हम नीचे उतारेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 2 को उतार लिया, 3, 9 को उतार लिया, ये नहीं होता। भाग में तो हम जब हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, तब तो हम एक संख्या को उतारते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वर्गमूल में संख्याओं का पूरा एक जोड़ा उतारा जाता है। तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि भाजक का दुगुना करना है।
भाजक का दुगना करना है, ठीक है। ये हमारा 2 है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपको भाजक का यहाँ पे दुगना कर लेना है, ठीक है। 2 का दुगना हमारे पास आ गया 4 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना होता है। अब आप जब भी आप भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें तो आपको इसी तरह से आपको चलते जाना है, ठीक है। भाजक का दुगना कर लेना है और एक ब्लैंक को हमें यहाँ पे खाली छोड़ देना है। चौथा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा पांचवा स्टेप क्या है, अब हमारा ये क्या बन गया, भाज्य बन गया। अब हमारा ये क्या बन गया, नया भाज्य बन गया, नया डिवाइडेंट बन गया, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा क्या बन गया, नया भाज्य बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या संख्या है, अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वही संख्या हमारी ऊपर भी जाएगी, ठीक है, भागफल में भी जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस संख्या के बराबर या फिर इस संख्या से छोटी हमें संख्या प्राप्त हो जाए तो वो संख्या हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं, 3 का 3 से 9, 4 3 12, मतलब कि 129 हमें प्राप्त हो रहा है। हमें क्या करना है, इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें यहाँ पे कोई संख्या प्राप्त करनी है। ये हमारा क्या है, पांचवा स्टेप है। अगर हम यहाँ पे करते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करते हैं 2 तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो इसे हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 4 करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 करते हैं, ठीक है, तो इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 129, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या परफेक्ट है, ठीक है। मतलब कि इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें यहाँ पे कोई संख्या चाहिए। हमने यहाँ पे कर दिया 3, तो 3 हमारा चला जाएगा ऊपर भागफल में, क्वोशिएंट में, ठीक है। 43 × 3 129, इनका माइनस किया, आंसर कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। मतलब कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। अब हमारा 500 स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। छठा स्टेप हमारा क्या है कि जब हमारा शेषफल 0 बच जाता है, जब हमारा शेषफल 0 बच जाता है तब हमारा जो भागफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। मतलब कि 529 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, जो भागफल में जो संख्या है, भागफल में जो संख्या क्या है 23 है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। भागफल में क्या है 23 बचा है तो वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बस आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते रहना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ से आसानी से वर्गमूल ज्ञात करना है भागफल विधि द्वारा। एक बात अब मैं आपको और बता देता हूँ, एक इसका नियम वो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई वर्ग संख्या है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि n अंक है, हमारे पास कोई वर्ग संख्या है उसमें मान लीजिए n अंक है, ठीक है। तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, जैसे कि हमारे पास ये संख्या ले लीजिए, हमारे पास वर्ग संख्या 529, तो अब इसके वर्गमूल में कितने अंक का, 2 अंक है, तो हम कैसे फाइंड करें। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई वर्ग संख्या है उसमें n अंक है तो उसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे यदि n क्या है, यदि n क्या है, सम है, ठीक है। ये तो हमारा एक रूल हो गया। अब यदि n क्या है, विषम है, तो n+1/2 अंक होंगे यदि n क्या है, विषम है। जैसे कि यहाँ से आप ले लीजिए, हमारे पास वर्ग संख्या क्या है 529, इसमें अंक गिन लीजिए 1 2 3, 3 क्या है, विषम संख्या होती है। तो अब इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 3 + 1 4, 4/2, मतलब कि आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब कि इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे, 2 ही तो आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 23, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे पास कोई और संख्या आ जाती है तो उसका भी आप इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अगर n सम है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, अगर n विषम है तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे n क्या थी, विषम थी, मतलब कि संख्याएँ क्या थी, विषम थी। जैसे कि 1 2 3 हमारे पास नंबर क्या आ रहा था, विषम आ रहा था, तो हमने यहाँ पे रख दिया 3 + 1 4, 4/2, मतलब कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 ही होंगे, वही हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। इसका एक और मेथड होता है क्या कि दशमलव अगर हमारे पास हो कोई संख्या में तब उसका वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करें, तो एक आप वो भी देख लीजिए। जिसकी अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी हो जिसमें क्या हो, पॉइंट हो, जैसे कि उसमें क्या हो, दशमलव हो, तब हम उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें इस विधि द्वारा, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं एक, जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया 17.64, ठीक है। ये आप ध्यान से समझिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला स्टेप तो आपको वही चलेगा, 2-3 स्टेप तो आपको वही चलेंगे, बाकी के इसमें जो नया स्टेप आने वाला वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसको नॉर्मल तरीके से हल कीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या है, राइट साइड से 2 संख्याओं पर बार लगा लेनी है, बार लगा लिया हमने। अब हमारा क्या है, दूसरा स्टेप क्या है कि पहली बार वाली संख्या से छोटा हमें स्क्वायर नंबर देखना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 4 और 4 हमारा चला जाएगा भागफल में, क्वोशिएंट में, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, इसका माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 1। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि आगे वाली बार वाली संख्या को नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरा इस 64 को नीचे उतारेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से हमने यहाँ पे 64 को नीचे उतार लिया। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अब हमारे पास जब भी हमारे पास पॉइंट के बाद हम क्या उतारते हैं, पॉइंट के बाद की हम कोई बार वाली संख्या को नीचे उतारते हैं तो हमारे पास भागफल में क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर हम कोई 12 वाली संख्या को नीचे उतारते हैं, जिसकी मैंने आपके पॉइंट के बाद क्या है 12 वाली संख्या क्या 64 है, तो उसको मैंने नीचे उतारा तो हमारे पास ऊपर क्या चला जाता है, भागफल में क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। ठीक है, ये रूल आपको ध्यान में रख लेना है। जब हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद की कोई 12 वाली संख्या को नीचे उतारेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, बस आपका ये यहाँ पे रूल होता है। ठीक है, बाकी रूल हमारा क्या चला जाएगा, पहले वाले के सेम से चला जाएगा। ठीक है, पहले वाले की तरह ही हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम बिना दशमलव वाली को हल कर रहे थे वैसे हम इसे हल करेंगे। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि पॉइंट के बाद वाली जब हम 12 वाली संख्या को नीचे उतारते हैं तो हमारे पास ऊपर क्या चला जाता है, पॉइंट चला जाता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है, तो चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 12 वाली संख्या को नीचे उतार लिया, पॉइंट हमारा ऊपर चला गया। चौथा स्टेप हमारा क्या है कि भाज्य का दुगुना करना है, डिवीजर का दुगुना, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 और 1 हमें यहाँ पे ब्लैंक खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब हमारा पाँचों स्टेप क्या है कि यहाँ पे क्या संख्या लिखें कि उसका उसी संख्या से गुणा करने पर इस संख्या से छोटी या फिर इस संख्या के बराबर हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाए और वही संख्या हमारी ऊपर जानी है, भागफल में जानी है। तो यहाँ पे हम क्या संख्या लिखें, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 करते हैं, ठीक है, तो 2 का 2 से 4, 8 का 2 से 16, मतलब कि 164 हमें प्राप्त हो रहा है। वही तो हमें यहाँ पे चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे तो 2 ही हमारा चला जाएगा ऊपर, भागफल में चला जाएगा। और 82 का 2 से 164 इनका माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। अब हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेप क्या है कि जब हमारा शेषफल 0 बच जाता है तब हमारा जो भागफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, मतलब कि 1764 का वर्गमूल कितना आ गया, वो आ गया 4.2। ठीक है, इस प्रकार से आपको भाग विधि द्वारा आसानी से इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब तक वीडियो देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसके बाकी वीडियोस में हम इसके बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस लाने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड क्लास 8 मैथ्स का अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस चैप्टर को आसानी से सीख सकें, उनको भी इस चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।